एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर स्थित राज्यों के बारे में यानी कंट्रीज़ के बारे में, वहाँ पर माउंटेन्स के बारे में, लैंड के बारे में, ठीक है। ये तमाम चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ एक चीज़ों के बारे में आज हम और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक, वो पॉइंट क्या है? तो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, उन सभी की लोकेशन देखेंगे। किस झील की पानी पर किसका अधिकार है उसको भी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड आने वाले प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस झील का पानी सबसे ज़्यादा मीठा है, किस झील का पानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जब ठंड के टाइम पर जब ये फ्रीज होना शुरू होता है तो किस बृहद झील का पानी सबसे पहले जम जाएगा, ठीक है। कहाँ पर सूर्योदय पहले होगा, कहाँ पर सूर्यास्त पहले होगा, वो कौन सी झील है जहाँ पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ों के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका ये लेक्चर। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करिएगा और आपके अपने सुझाव, अपने क्वेश्चन हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये है उत्तरी अमेरिका में स्थित झीलों का क्रम। उत्तर से दक्षिण की तरफ ये एक सारी सभी झीलें अवस्थित हैं जो कनाडा से लेकर यूएस तक हैं, ठीक है। ये इधर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। फिर उसके बाद आर्कटिक ओशन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त होगा, और फिर उसके बाद आपका कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, और ये है, ठीक है। इन झीलों में अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे ऊपर आपको ये दिख रही होगी ग्रेट बियर लेक, फिर है ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, ठीक है। इसके बाद आपको विनीपेग लेक दिख रही है। इसी के पैरेलल यहाँ पर एक और लेक है आपकी लेक मनीटोबा, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका नेपिगांव आपकी एक लेक है, और फिर आपके पास क्या है, वुड्स लेक है। ये सभी मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हो ग्रेट बियर लेक, उसके नीचे ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक, फिर इसके बाद आपको ये वाली लेक दिख गई, लेक विनीपेग। इसी के पैरेलल जो ये दूसरी लेक है इसको क्या कहते हैं, लेक मनीटोबा। यहाँ पर आपका हो गया वुड्स लेक, ये आपका हो गया लेक निपिगांव, ठीक है। ये सभी झीलें हो गई कहाँ, कनाडा में। इसके बाद आप यहाँ नीचे देखते हो तो ये आपका हो गई सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, इरी लेक, और इसके बाद हो गया लेक ओंटारियो। इन पांचों झीलों के तंत्र को मिला करके एक साथ क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स या वृहद लेक कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ओंटारियो से यहाँ से ये यहाँ पर जो ये फॉल्ट है इससे होती हुई ये सेंट लॉरेंस नदी के रूप में बहती हुई गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ये अपना पानी गिराती है। लेकिन इससे पहले इन चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करें। आप ये चीज़ देख रहे होंगे और इसी पर लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षित भी होता है कि ये सभी झीलें लगभग एक रेखा में स्थित हैं, एक लाइन में सिचुएटेड हैं। तो लोगों के मन में प्रश्न ये आता है कि ये झीलें एक लाइन में कैसे स्थित हैं? क्या हमारी प्रकृति में भी यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, प्रकृति में भी एक रूपता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ, ये सभी एक लाइन में निर्मित कैसे हुई? तो इसको जानने के लिए आपको हम एक चीज़ बताते हैं। देखिए, पूरी पृथ्वी पर हिमानीकरण, जिसको आप कहते हैं ग्लेशिएशन, क्या कहते हैं आप, ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का मतलब ये हो गया कि पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक जाए। ऐसी घटना अभी तक 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार। पहली बार यह घटना घटित हुई थी कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस एरा में। ये उस समय की बात है जब पूरी पृथ्वी पर संपूर्ण कॉन्टिनेंट, सभी महाद्वीप एक साथ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थे, और सभी कॉन्टिनेंट का जो एक साथ जो रूप था इसको आप क्या कहते थे, पैंजिया या पैंगिया के नाम से आप जानते थे। फिर बाद में ये ब्रेक हुआ किसमें, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और धीरे धीरे देखते देखते ये 7 महाद्वीपों में बंट गया, जिसमें आपका क्या आता है, एक ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आता है, इससे सटा हुआ आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप आता है, बगल में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखेगा, अफ्रीका के बाद इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर यूरोप और एशिया, फिर इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ठीक है। ये आज के रूप में जब ये परिवर्तित हुए तो आज का जो युग चल रहा है उसको कहते हैं प्लीस्टोसीन एरा। क्या कहते हैं, प्लीस्टोसीन एरा या फिर प्लीस्टोसीन युग। तो पहला हिमानीकरण हुआ था, मतलब पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक गई थी कार्बोनिफेरस एरा में, और दूसरी बार प्लीस्टोसीन एरा में पूरी धरती, पूरी पृथ्वी क्या हो गई, बर्फ से ढक गई थी। देखिए, अब जब ये बर्फ से ढकती है तो उस समय क्या होता है, जो बर्फ की चादर है वो ध्रुवों से
अब आप देखोगे अगर आपका, तो ग्लोब तो इस तरीके से हो गया। अब जब ग्लोब इस तरीके से हो गया तो अब यहाँ से बर्फ़ की चादर इस तरीके से रेडियल या जीवाकार रूप में क्या हुई, ध्रुवों से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। तो जब ध्रुवों से आगे की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जमना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, ये इस तरीके से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो बर्फ़ की चादर है वो इधर इस तरीके से रेडियल ध्रुवों से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी अमेरिका आपका उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि बर्फ़ की जो चादर है वो जीवाकार रूप में आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ, बर्फ़ जो है कि जमना शुरू हो गई। बर्फ़ जब जमेगी तो भाई बर्फ़ की चादर एक परत जब जमेगी तो बर्फ़ भारी होती है। उससे क्या होगा, ये जो कॉन्टिनेंट है, जो लैंड एरिया है, ये दबेगा, धंसेगा। तो ऐसा तो नहीं कि एक बराबर से धंसेगा, एक बराबर से दबेगा, नहीं, कहीं पर थोड़ा कम, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से जब ये धंसता है, फिर बाद में जब ये बर्फ़ मेल्ट हो गई, तो जब बर्फ़ मेल्ट हो गई तो जहाँ पर ज़्यादा धंस गया था वहाँ पर गड्ढे बन गए। जब गड्ढे बन गए तो बर्फ़ पिघल करके उसमें पानी भर जाता है। तो पानी भर जाने से वही चीज़ क्या बन जाती है, झील आपकी बन जाती है। उसी को आप क्या कहते हो, लेक कहते हो। तो इस तरीके से इन झीलों का निर्माण हुआ। आज भी क्या होता है कि जब सूर्य मकर रेखा पर शिफ्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि ये उत्तर से जमना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर जैसे जब सूर्य वापस कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है और कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो यही चीज़ें वापस से मेल्ट हो जाती हैं सारी। तो वही बर्फ़ जो जमी रहती है बाद में मेल्ट हो जाती है। तो मेल्ट होने के बाद बाकी चीज़ें तो नदियों के रूप में बह जाती हैं, लेकिन इन गड्ढों के आसपास या गड्ढों पर जो बर्फ़ जमा होती है वो पिघलकर इन्हीं गड्ढों में एकत्रित हो जाती है और उसी को आप क्या कहते हो, झील कहते हो। तो इस तरीके से इन झीलों का निर्माण हुआ। तो अब यहाँ पर आप जो इन झीलों के बारे में जो जानकारी आपको जाननी है वो आप जान लीजिए। पहली बात तो ये कि उत्तर से दक्षिण अगर इन झीलों का क्रम हम आपको बताएं, कई बार आपको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर सजाने का क्रम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कनाडा में स्थित जो झीलें हैं सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। सबसे उत्तर में आपका आता है ग्रेट बियर लेक, फिर उसके बाद आपकी आती है ग्रेट स्लेव लेक, फिर उसके बाद आपकी आती है अथाबास्का लेक यानी अथाबास्का झील, फिर उसके बाद आती है लेक रेनडियर, उसके बाद आपकी ये आती है विनीपेग लेक, और उसी के पैरेलल एक दूसरी लेक आती है लेक मनीटोबा। अगर आपसे पूछे कि कनाडा में स्थित वो कौन सी दो झीलें हैं जो एक दूसरे के समानांतर स्थित हैं, तो वो है आपका विनीपेग लेक और लेक मनीटोबा। ये हो गया, ये दोनों कैसे हैं, समानांतर स्थित हैं। पूर्व की ओर कौन सी है, तो ईस्ट की तरफ है लेक विनीपेग और पश्चिम की तरफ कौन है, लेक मनीटोबा है। फिर इसके बाद आपका इसी के यहीं विनीपेग लेक के पूर्व में आप देखेंगे, ईस्ट में आप देखेंगे तो आपका क्या है, लेक निपीगांव है। और यूएस और कनाडा की बाउंड्री पर कौन सी लेक सिचुएटेड है, तो वो लेक है लेक वुड्स। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ तक पहले आप सबको नोट कर लीजिए। कनाडा उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। कनाडा में शीत ऋतु यानी ठंड में अधिकांश बर्फ क्षेत्र से ढका रहता है। कब ये जमता है, यहाँ पर ये बर्फ़ जमना कब शुरू होती है, तो बिल्कुल सही, ये दिसंबर और जनवरी के महीने में जब सूर्य कहाँ पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा का मतलब क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होता है, उस समय दिसंबर जनवरी के महीने पर इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये बर्फ़ जमना शुरू होती है। तो वही ये कह रहे हैं कि कनाडा में शीत ऋतु में अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, किंतु जब यहाँ गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो यहाँ पर जमा बर्फ पिघलने लगती है और यहाँ पर अस्थायी रूप से झीलों का निर्माण हो गया है। तो वो लगातार उनमें पानी भरा रहता है। कनाडा में स्थित सभी झीलें चूंकि बर्फ के जमने से और उसी के पिघलने से उनमें पानी आता है, तो ये सभी झीलें कैसी हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। इनका निर्माण हिमानी अपरदन से हुआ था, जो हमने आपको बताया कि ग्लेशिएशन जब हुआ था, कब, प्लेस्टोसीन एरा में, उस टाइम पे इनका निर्माण हुआ था। उत्तर से दक्षिण में ये झीलें फैली हुई हैं। कनाडा में स्थित झीलें उत्तर से दक्षिण, इनका क्रम किस प्रकार है, तो ये रहा। सबसे उत्तर में आती है ग्रेट बियर लेक, इसके तट पर रेडियम शहर स्थित है। किसके, ग्रेट बियर लेक के तट पर कौन सा शहर स्थित है, रेडियम शहर। फिर उसके बाद आता है ग्रेट स्लेव लेक, फिर उसके बाद आपका आता है अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक के किनारे क्या फेमस बात है भाई, कि इसी झील के तट पर यूरेनियम सिटी है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। आपको बताना है कमेंट करके कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है यूरेनियम के प्रोडक्शन में, यूरेनियम के उत्पादक देशों में एक नंबर, पहले नंबर पर कौन सा देश है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरे नंबर पर कौन है, कनाडा। आगे बढ़ते हैं। अथाबास्का लेक के बाद आता है रेनडियर लेक, फिर उसके बाद आता है विनीपेग लेक। विनीपेग लेक के लिए क्या कहा जा रहा है, ये कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। कनाडा की सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे बड़ी झील कहाँ की, कनाडा की, कौन सी, विनीपेग झील है।
इसी के तट पर विनिपेग शहर, विनिपेग सिटी स्थित है, जिसे विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। किसको? विनिपेग नगर या विनिपेग सिटी को ही क्या कहा जाता है? विश्व की क्या? गेहूं की मंडी। और इसके बाद आपका आता है लेक मैनिटोबा। ये झील कनाडा में स्थित है और विनिपेग लेक के पश्चिम में स्थित है और उसके समानांतर पैरेलल सिचुएटेड है। और इसी विनिपेग लेक के पूर्व में स्थित कौन सी झील है? लेक निपिगांव। और लेक वुड्स कहाँ पर है? कनाडा और यूएस के बाउंड्री पर सिचुएटेड है। इंग्लिश में वही चीज़ें लिख रखी हैं, ये कनाडा में, ये कनाडा में, ये कनाडा में, ये सभी कनाडा में है। और मैनिटोबा लेक पैरेलल टू लेक विनिपेग है, लेक निपिगांव कनाडा में है और ईस्ट ऑफ लेक विनिपेग है। लेक वुड्स कहाँ पर सिचुएटेड है? बाउंड्री ऑफ यूएसए एंड कनाडा। आप ये देख रहे हैं कि ग्रेट बियर लेक जो है ये आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। किस पर स्थित है? आर्कटिक वृत्त पर, आर्कटिक सर्कल पर ये सिचुएटेड है। इसकी वजह से यहाँ पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। कब? सन एट मिडनाइट, मिडनाइट सन ग्रेट बियर लेक पर दिखाई देगा। ये ग्रेट बियर लेक पर ही नहीं, आर्कटिक वृत्त पर आने वाले जितने भी प्लेसेस हैं उन सभी स्थानों पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देगा, मिडनाइट सन दिखाई देगा। पूरे साल भर नहीं दिखता। कब दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ 21 जून को। कब दिखेगा? 21 जून को मिडनाइट सन आपको दिखेगा पूरे कंप्लीट आर्कटिक सर्कल पे। ठीक है। अब जैसे अगर कोई कहता है कि भाई नहीं, सिर्फ नॉर्वे ही अर्धरात्रि को सूर्य का देश है, तो ये जवाब सही नहीं है। ठीक है। 21 जून को पूरे कंप्लीट आर्कटिक वृत्त पर जो भी जगह पड़ेगी उन सभी जगहों पर आपको दिखाई देगा कौन? मिडनाइट सन। तो ग्रेट बियर लेक आर्कटिक वृत्त पर पड़ती है, तो यहां पर भी क्या दिखेगा आपको? मिडनाइट सन यानी अर्धरात्रि को सूर्य दिखेगा। आपको पता करना है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब एस्ट्रोनॉमी में है, जब वहां पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन आपको तब तक ये ढूंढते रहना है कि मिडनाइट सन क्यों दिखाई देता है। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, जो झीलों का क्रम है कनाडा से लेकर के यूएसए तक का जो एक लाइन में है, उनका क्या है? इनका रेंज का जो क्रम आपसे पूछ दिया जाता है, बिल्कुल ध्यान रहे आपको। ग्रेट ये बियर लेक, उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, फिर अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक, यहाँ तक एक साथ है। फिर अब इसके बाद आगे जब आप बढ़ोगे तो क्या आ गया? लेक विनिपेग। इसके पश्चिम में क्या स्थित है? लेक मैनिटोबा। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? लेक वुड्स और लेक निपिगांव। यहाँ तक तो ये सारी झीलें कहाँ तक हो गई आपकी? ये टोटल आ गई किसमें? कनाडा में, जिसमें से लेक वुड्स ऐसी है जो यूएस और कनाडा की बाउंड्री पर है। अब आगे जब बढ़ोगे यहाँ से, तब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स। कौन सा? ग्रेट लेक्स का रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी कॉन्टिन्यूएशन में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सुपीरियर लेक। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? ह्यूरोन, फिर मिशिगन, इरी, ओंटारियो। लेकिन क्रम वाइज अगर आप देखोगे इसको, अगर इसको पूछ दिया जाए कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये पश्चिम से पूरब क्या होगी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी एंड देन ओंटारियो। ठीक है। ये 5 लेक्स हो गई। कौन सी? ग्रेट लेक्स। इनकी लोकेशन, इनकी सिचुएशन, इनका क्रम, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। ये ध्यान में आ गया। कैसे झीलों का निर्माण हुआ ये पता चल गया, कहाँ स्थित हैं आपको ये पता चल गया। ठीक है। हर बार जब सूर्य मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होता है, उस समय बर्फ की चादर इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू होती है और ये झीलें जमना शुरू हो जाती हैं। ये पूरा रीजन क्या होता है? फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और वापस जब सूर्य इधर कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत पड़ना शुरू होता है, तो ये वापस से इधर से पिघलना शुरू होती हैं और इधर तक पिघलते हुए शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये नॉर्थ टू साउथ फ्रीज होना और साउथ टू नॉर्थ क्या हो जाना? इनका जमना। ये इसी क्रम में होता है। यहीं पर एक चीज़ और आप जान लो, ये तो ग्रेट बियर लेक की बात हो गई। अब यहाँ पर ये माउंट मैकिनली के बगल में ही यहीं पर है माउंट कटमई। कौन सा? माउंट कटमई। इसको हम कहते हैं वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। क्या कहते हैं? हजारों धुआरों का घाटी। वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, वैली ऑफ 1000 स्मोक्स या हजारों धुआरों की घाटी। होता क्या है? देखो, माउंट कटमई एक ज्वालामुखी पर्वत है जो यहाँ पर सिचुएटेड है। अब ज्वालामुखी का लावा जब बाहर निकलता है तो ये पूरा इस रीजन में पूरी क्या होती है? बर्फ जमी होती है। तो अंदर से जब ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलेगा तो बर्फ की चादर इतनी मोटी होती है कि ये ज्वालामुखी का लावा उसको तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता। बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा? अंदर ही अंदर बर्फ को पिघला करके ये आगे क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। अंदर ही अंदर ये प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि ये ऊपर बर्फ की चादर हो गई और उसी के नीचे अब ये ज्वालामुखी पर्वत से इसका लावा निकला और ये जो बर्फ़ की चादर थी ये वाली, इस वाली चादर को, ये मोटी है, इसको तोड़ नहीं पाया।
तो अब ये क्या काम किया कि ये लावा ऊपर निकलेगा, इसको थोड़ा बहुत मेल्ट करके इसी में आगे बढ़ना शुरू होगा। अब जब ये आगे प्रवाहित होना शुरू होगा तो कहीं कहीं पर बर्फ़ की चादर क्या होगी, पतली होगी। तो ये ज़्यादातर क्या करेगा, बर्फ़ को मेल्ट कर देगा। मेल्ट करने के बाद में क्या होगा, पानी वो जलवाष्प बन जाएगा। तो जहाँ पर बर्फ़ की चादर पतली होगी वहाँ से जैसे ही वो टूटेगा तो वो जलवाष्प, वो भाप बाहर निकलेगी। तो चारों तरफ क्या होगा, धुआं धुआं, कैसा, स्टीम, भाप की तरह वो दिखेगा चारों तरफ। तो वो जलवाष्प को कैसा होगा, कोहरा या धुआं आपको दिखना शुरू होगा। तो जगह जगह जब ऐसे होगा तो इसी को क्या कहते हैं, धुआंरे या कोहरा आप कह लो, जो कह लो। तो इसी को जब बहुत सारी जगहों पर इस पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ आपको दिखेगा, इसी वजह से इस पूरी वैली को, जो कटमई, जो माउंट कटमई वैली है, इसी को क्या कहते हैं, वैली ऑफ 1000 स्मोक्स या हजारों द्वारों की घाटी। अगर आपसे पूछता है कि ये वैली ऑफ 1000 स्मोक्स कहाँ पर सिचुएटेड है, तो माउंट मैकिनली जो अलास्का में है उसी के वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है ये। और इसी को हम किस और नाम से जानते हैं, तो वैली ऑफ 1000 स्मोक्स के नाम से जानते हैं। हडसन बे कहाँ सिचुएटेड है, कनाडा में। और यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हडसन मोहाब नदी घाटी, हडसन मोहाब रिवर वैली, हमने आपको ये यहाँ पर बताई थी, ये कहाँ, न्यूयॉर्क के पास में सिचुएटेड है। क्लियर। तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ लेता है तो इस बात को ध्यान से देखिएगा कि हडसन मोहाब रिवर वैली के बारे में पूछ रहा है तब तो वो यूएसए में सिचुएटेड है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क के पास में। और अगर आपसे पूछ रहा है कि हडसन बे, तो उसका आंसर आपका होगा कहाँ पर, कनाडा में। नाम एक होने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रेट सॉल्ट लेक, ये सिचुएटेड है यूएसए के यूटा जो इसका जो स्टेट है उसके किसके उत्तरी भाग में। इसकी लोकेशन पता चल गई, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है, यूटा में। और ये कहाँ पर है, यूएसए का जो यूटा है इसके नॉर्थ पोर्शन में सिचुएटेड है। अब एक्चुअल में ग्रेट सॉल्ट लेक है क्या, ये रहा एक्चुअल। ये जो बड़ी सी झील आपको दिख रही है ये है लेक बोनविले। कौन सी, लेक बोनविले। इसी का ये छोटा सा पोर्शन है जो सॉल्टिएस्ट पार्ट है इसका, वो है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट सॉल्ट लेक इज रेमिनेंट ऑफ अ मच लार्जर प्री हिस्टोरिक लेक विच इज नोन एज लेक बोर्नविले। ठीक है, रेमिनेंट मतलब अवशेष है इसका। इस बड़ी सी झील का जो अवशेष है वो है ग्रेट सॉल्ट लेक। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। किसका, पश्चिमी गोलार्ध का ये क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ये वर्ल्ड की 3rd सॉल्टिएस्ट लेक है जो कि यूएसए में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, तो जो ग्रेट लेक्स का एरिया है वो 5 बृहद झीलों को सुपीरियर लेक से लेकर ओंटारियो लेक तक छोड़ दें तो बाकी जितनी बची हुई झीलें हैं यूएसए की, उन सब में ये सबसे बड़ी झील है कौन, ग्रेट सॉल्ट लेक, जो केवल ये डार्क वाला पोर्शन है, केवल उतने की बात हम कर रहे हैं। 3 बड़ी नदियाँ जो ट्रिब्यूट, जॉर्डन, JORDAN, जॉर्डन के बाद आपका आता है वेबर, WEBAR, और तीसरा आपका आता है बियर यानी BEAR। ये तीनों नदियाँ बहुत बड़े अमाउंट में डिपॉजिट्स लेकर के आती हैं, जो लगभग 1.1 मिलियन टन्स का होता है। मिनरल डिपॉजिट्स इस झील में हर साल ये तीनों नदियाँ ला करके डिपॉजिट करती हैं। ये इसका इतना ज़्यादा मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन है इसका कि इस नदी का जो पानी है वो यूजुअली बाकी फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा डेंस है। डेंस का मतलब इसका घनत्व तो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या है कि नॉर्मल पानी में अगर कोई आदमी नहीं तैर पा रहा है या तैरने में दिक्कत होती है तो वो इस ग्रेट सॉल्ट लेक में आसानी से तैर पाएगा, क्योंकि बाकी पानी तो मतलब उतना डेंस है नहीं है, तो लोग उसमें डूबने लगते हैं। वही लोग जिनको नॉर्मल पानी में तैरने में मुश्किल होती है वो ग्रेट सॉल्ट लेक में ईजिली तैर पाते हैं। कारण ये है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने देखा कि कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं और यूएस में कौन कौन सी झील हैं, कनाडा की इंपॉर्टेंट झील कौन कौन सी है, कहाँ सिचुएटेड है, क्या लोकेशन है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने देखी। अगले वीडियो में हम आपके साथ इन ग्रेट लेक्स को, जो ये 5 लेक्स का एक समूह है, 5 झीलों का एक समूह है, इनके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तब तक आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपने अकॉर्डिंगली जो वीडियोस आपने नहीं देखे उन्हें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे वीडियोस को देख जाइए। मैथ्स, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज सारे वीडियोस आप देख जाइए। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हुए। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ बाय DRS मैथ्स एंड DRS टॉपर्स लाइव। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।